चुनाव संपन्न होने के बाद अब एनडीए में सरकार गठन पर माथापच्ची हो रही है। बीजेपी के आला नेता जेडीयू से लेकर टीडीपी और दूसरे दलों से सीट बंटवारे पर राय का फाइनल खाका तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल उसी असमंजस के भंवर में फंसती दिख रही है जिससे बचकर पिछली 2 सरकारें बीजेपी ने चलाई, यानी दबाव और शर्तें, जिसे आप मोलभाव की राजनीति भी कह सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि जेडीयू से लेकर टीडीपी तक ने बीजेपी के सामने लंबी चौड़ी शर्तों की लिस्ट रख दी है। साफ कह दिया है कि सरकार बनाना है तो कंडीशंस अप्लाई हैं। शर्तें भी कैसी? अग्निवीर, जातिगत जनगणना, यूसीसी और विशेष राज्य के दर्जे जैसी मांग। यानी कि फिर से मोदी सरकार है, लेकिन इस बार शर्तें भी तैयार हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में बाकी कोई गारंटी हो ना हो, लेकिन फिलहाल डिमांड की गारंटी जोरों पर है। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक मोल भाव पर बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि दबाव की राजनीति की एक हद होती है और गठबंधन में सबका सम्मान करेंगे, सबकी बात सुनेंगे, सबके सहयोग से ही काम होगा, लेकिन दबाव के आगे बीजेपी झुकने वाली नहीं है। तो इसके क्या मायने हैं? क्या माना जाए कि बीजेपी के पास जेडीयू और टीडीपी के बिना भी कोई विकल्प तैयार है, या फिर बीजेपी अपने मूल से समझौता करने को तैयार नहीं है? सरकार गठन में बंटवारे पर माथापच्ची को लेकर कांग्रेस भी उम्मीद से है, लेकिन फिलहाल वो एनडीए में हो रही उठापटक पर तंज कसने में जुटी है। मोदी सरकार के आंध्र और बिहार को लेकर किए गए वादों पर सवाल का वो चटकारा लगा रही है। इन सबके बीच सवाल वही है कि क्या अब शर्तों से चलेगी सरकार, और क्या गठबंधन में बिना बलिदान कल्याण मुश्किल है, और इंडिया गठबंधन को भी इससे उम्मीद क्यों दिख रही है? सवाल पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से, और वो भी ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं, और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। गठबंधन में साथ में है, डिमांड जायज है, और मुझे लगता है कि जो भी आपसी तालमेल बैठेगा उसमें बेहतर विभाग मिलेंगे, बेहतर काम करेंगे। क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। आगे आगे तुम्हारा क्या होगा वो आप संभालो आपके पार्टियों को। तो भविष्य में कई पार्टियां हमारे साथ आ सकती है, और आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। अचानक एनडीए के प्रति और गठबंधन के प्रति ममत्व जाग रहा है। ये जो ममता है ना, ये 239 सीट की वजह से ममता आई है। तीसरी कसम तो पूरी होने दो। तीसरी कसम होने के बाद तो उसी कसम की बात आ जाएगी ना। एनडीए के साथ हम लोग हैं, एनडीए के साथ सरकार बन रही है, और एनडीए चलेगी पूरी मजबूती के साथ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। मैं परिचय करा देता हूं। आज ताल ठोके में जो हमारे पैनलिस्ट होंगे, डॉक्टर अजय आलोक होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार भाटी होंगे, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता। जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव हमारे साथ हैं। जयंत जिज्ञासु हमारे साथ हैं। आरजेडी के प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी हमारे साथ होंगी, टीडीपी की प्रवक्ता। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी झुकेगी नहीं। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत काम करने की बात बीजेपी ने कही है। उसने कहा है कि हम गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म से बाहर जाकर काम नहीं करेंगे, यानी कि जो भी जेडीयू की या फिर टीडीपी की अनावश्यक मांगे होंगी उनके आगे बीजेपी झुकेगी नहीं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। चलिए, तो अब ये ब्रेकिंग न्यूज क्योंकि मैंने पढ़ ली है, तो अब सीधे मैं अभिषेक झा का रुख करूंगा। अभिषेक झा, ये बड़ी खबर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि 4 मांगे
रखी गई हैं सुशासन बाबू की तरफ से, जिसमें सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग है, अग्निवीर पर सभी से बात करने की मांग है, इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग है और जातिगत जनगणना की मांग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि वो बिल्कुल पुष्पा वाले मूड में हैं, झुकेगा नहीं। मैं तो आप ही से आग्रह करूंगा कि यदि आपके पास उस मांग की कोई आधिकारिक सूची हो, कोई आधिकारिक जानकारी हो, किसी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कोई पुष्टि की हो, तो उसको ज़रा इस पटल पर रख दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी कुकड अप स्टोरीज चलती रहती हैं, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती हैं, गलत भी साबित होती हैं। हमने गठबंधन पहले ही किया, मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता ने मैंडेट दिया, एक मजबूत और सशक्त सरकार एनडीए की बन रही। और मसला ये है कि हम देश के विकास के लिए काम करते हैं और हमारी जो मांगे हमने पहले भी उठाई हैं। जिन मांगों की आप बात कर रहे हैं वो तो हम पहले से कहते आए हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम राजनीति में कोई ब्लैकमेलिंग वाला अभिषेक, देखिए आपने दो बातें कर दी। आपने कहा कि अगर आधिकारिक मेरे पास कोई जानकारी हो कि नीतीश बाबू ने इस तरीके की कोई मांग करी है, शर्त रखी है, तो मैं दिखाऊं। मैंने पहले का सूत्रों के हवाले से खबर है। फिर दूसरी जगह आपने कहा कि भाई ये हमेशा से नीतीश जी की मांग रही है, यानी कि बिहार के मुतालिक आपने कहा। अब मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर नीतीश बाबू की ये चार मांग रही हैं, भाई विशेष राज्य का दर्जा तो केंद्र से मांग रही है, बाकी जातिगत जनगणना वो कराई चुके हैं अपने आधार पर, तो अगर केंद्र में सरकार में आकर के वो ये मांगे छोड़ देते हैं तो बिहार में फेस सेविंग कैसे होगी सर? फिर किसने कह दिया कि इस मांग को वो छोड़ देंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार का हक बिहार को मिले, इसके लिए तो हमने हमेशा प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करेंगे। लेकिन ये कहना कि इन शर्तों के आधार पर ही हमारा गठबंधन हुआ है, चला है, ये तो मैंने आगे सरकार इसी पर बनेगी, शर्त नहीं। आपने कहा ना कि बीजेपी झुकने के मोड में नहीं है, बीजेपी पुष्पा मोड में है, ऐसा है ही नहीं ना भाई। हमने हमेशा समन्वय के साथ गठबंधन बनाया है और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो परिस्थितियां समझने की जरूरत है, ऐसे ही कुछ कह देने से नहीं होता है। जहां भी बातें होती हैं, जहां भी मांगों की बात होती है, जहां भी चर्चाएं होती हैं, उचित प्लेटफॉर्म पर होती हैं, गठबंधन के अंदर होती हैं। और कुछ गठबंधन के अंदर का मसला है, उसको अंदर ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। आपको दिखेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से शपथ लेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एक मजबूत और सशक्त सरकार देश के विकास के लिए काम करेगी। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, हमारा काम है कि कैसे हम अपनी सोच को, अपनी नीति को आगे लेकर जाएं। ठीक है, मैं लौटूंगा अभिषेक झा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी हैं। डॉक्टर अजय आलोक, केसी त्यागी जी से लेकर के और अभिषेक झा तक कह दिया है कि बिना शर्त समर्थन है, लेकिन फिर भी अंदर खाने से यह मांग है कि भाई ये जो नीतीश बाबू की चार मांगे हैं, इसे मांगे मान लें या शर्तें मान लें। बीजेपी के अंदर खाने से भी खबर यह आ रही है कि गठबंधन धर्म से बाहर नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी। उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से आवाजें उठने लगी हैं कि क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने एक दशक के अंदर 2 लोकसभा चुनाव में ये क्षेत्रीय दलों की दखल अंदाजी बंद कर दी थी, लेकिन इस बार आपको नहीं लगता कि सरकार 2 नावों की सवारी करेगी? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी से मैं हूं, अभिषेक बैठे हुए हैं जेडीयू से। अंदर खाने की बात आपको पता चल रही है, हम लोग को नहीं पता चल रही है। ये भी अजीब है। खैर देखिए, ऐसा है कि शपथ ग्रहण होगा प्रधानमंत्री जी का, उसके साथ साथ एनडीए के सारे नेता शपथ लेंगे। और ये मत भूलिए कि ठीक है, हमें 240 आया, हमें अपने दम पे पूर्ण बहुमत नहीं आया, लेकिन जब हमें अपने दम पे पूर्ण बहुमत भी आया था, चाहे 282 हो चाहे 303 हो, तब भी सरकार एनडीए की ही बनी थी। हमने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में भी लिया था। तो एनडीए बहुत एक ट्रस्टेड अलायंस है, सोचा समझा अलायंस है। बार बार आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा रहे और एनडीए के अंदर में रहते वो कृषि मंत्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री, रेलवे मंत्री, सब विभाग उन्होंने संभाले हैं। तो क्या कभी मांग की थी उन्होंने वाजपेयी जी से? नहीं। ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, मंत्रालय भी किसको मिलेगा, कौन सा मंत्रालय कौन संभालेगा, ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, मांग नहीं की जाती है। राजनीति में मांग से कुछ मिलता भी नहीं है, राजनीति में परस्पर विश्वास और साथ आगे बढ़ने से मिलता है और सबको मिलेगा। और बिहार आगे बढ़े, ये तो नरेंद्र मोदी जी की पहली सोच में से है। तो बिहार को हम लोग पीछे कहाँ छोड़ सकते हैं? आंध्र प्रदेश को पीछे कहाँ से छोड़ सकते हैं? तो इसलिए जो जबरदस्ती, जो न 3 में है न 13 में है, और जबरदस्ती बिल्ली की तरह ऐसे करके आंख लटकाए हुए देख रहे कि छीका टूटे हमको मिलेगा,
ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है गलती से। 5 साल अभी इनको बोलिए राधे भजन करने के लिए। 5 साल के बाद एक बात फिर आपको कह रहा हूं कि 29 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस बार हम पुरानी गलतियों को, जो अभी गलती हुई है उसकी समीक्षा करेंगे, उस पर जम के काम करेंगे और 29 में हम 400 पार करेंगे अकेले। ठीक है अनिल यादव जी, अपना लक्ष्य दोहरा दिया है 29 के लिए, और आपको राधे भजन करने की धमकी नहीं बल्कि सलाह दे रहे हैं। ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन में हमने देखा किस तरीके से अब मांग उठ रही है, प्रोवोक करने की बात हो रही है, किसी तरीके से जेडीयू की मांगों को दोहरा करके ये पूछा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी उनकी मांगों को पूरी करेंगे, टीडीपी की मांगों को पूरी करेंगे। तो क्या आपको लगता है जो कल खरगे साहब ने कहा था कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे और सही एक्शन करेंगे, तो अब भी आपको उम्मीद है कि मांगों और शर्तों पर मामला बिगड़ सकता है एनडीए में? जी देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और राजनीति तो अधिकतर उम्मीद पर ही चलती है। जहां तक आलोक जी की बात है तो ये कह रहे थे कि 5 साल भजन करिए। हम भजन करें या ना करें, अभी तो आपको जुम्मा 5 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अनुराग जी के पास सूत्रों से विशेष तरह की खबरें आने लग गई हैं। देखिए तो मुझे लगता है कि भाई देखिए अनिल यादव जी, अभिषेक जाने पहले ये कहा कि बताइए आपके पास कोई आधिकारिक सूचना है या नहीं, और फिर वो खुद ही आधिकारिक सूचना के वाहक बन गए जब उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने इन मांगों को कभी छोड़ा नहीं है ना, बिहार में रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो अब जाहिर सी बात है कि केंद्र में अगर वो आएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो मांगों को छोड़ थोड़े ही देंगे, वरना बिहार कैसे जाएंगे वापस? ये तो मेरी खबर गलत नहीं है? ये बिल्कुल कायदे की बात है। और नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी खबर जैसे भी हो, लेकिन ये वादे तो प्रधानमंत्री जी ने खुद 2014 में कहा था, बिहार में भाषण में, रैली में लाखों लोगों के सामने ये कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और वो आपको याद होगा वो स्टेटमेंट, कितना करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, छाती पीट पीट के कहा था। भूल गए क्या? अगर नीतीश जी इतनी बेसिक सी बात भी कह रहे हैं और उसमें भी उसको भी मानने में आपत्ति है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार चल पाएगी। जातीय जनगणना वो मुद्दा है जिसके बलबूते पे नीतीश जी बिहार की राजनीति करते हैं। यदि जातीय जनगणना के लिए भी स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर नीतीश जी बिहार किस मुंह से जाएंगे? तो बेसिक सी बातें हैं। जहां तक अग्निवीर की बात है तो नौजवानों में रोष है इसके प्रति, और इन तीनों मांगों के हम तो साथ हैं। हम तो अपने मैनिफेस्टो में भी इन बातों को कहा, और मुझे लगता है कि आप जब सरकार बना रहे हैं, अब ये उस स्थिति में खड़े हैं, जेडीयू भी और नीतीश जी भी और खुद नरेंद्र मोदी जी भी, कि जहां जनता आपका असली चेहरा देखेगी। आपको सरकार अपने लिए बनानी है तो निश्चित तौर पर आप किसी भी बात पर आप कोई शर्त रखिए या मत रखिए, आप सरकार में आ जाएंगे। लेकिन यदि जनता के लिए बनानी है तो जो जनता के वादे हैं उनको तो पूरा करना पड़ेगा ना। आपको बताना पड़ेगा विशेष राज्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, विशेष पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जातीय जनगणना हो रही है नहीं हो रही है। और दूसरी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, देखिए जो मैंडेट जनता का आया है, ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उनका अहंकार है, जो घमंड है, जो नफरत की राजनीति है, उसके खिलाफ आया है। अगर नरेंद्र मोदी जी को इतना ही थोड़ा जनता का ध्यान होता तो कहते थे कि भाई हमें नंबर नहीं मिला है, हम 400 की बात करते थे, लेकिन हम बहुमत से काफी दूर हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। प्री पोल अलायंस को मैजिक फिगर से 20 सीटें ज्यादा मिली हैं, कैसे कह देते कि हमें मैंडेट नहीं मिला है? इसकी जगह आप होते तो आप कह देते कि मैंडेट नहीं मिला है। नहीं, हमसे प्री पोल अलायंस था, पोस्ट पोल अलायंस थोड़े किया उन्होंने, कुछ जुगाड़ से सरकार थोड़े बनी है। प्री पोल अलायंस को पूरे नंबर मिले, क्या दिक्कत है उसमें? चलिए अजय आलोक जी, अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की राजनीति का सबसे अहम मास्टर स्ट्रोक यही होगा कि घटक दलों की मांगों को कैसे शर्तों में तब्दील किया जाए, प्रोवोक करके या याद दिला दिलाकर कि भाई आप तो ये मांगते थे, मोदी जी ये कहते थे, मिला कि नहीं मिला, मांगा कि नहीं मांगा। आपको क्या लगता है अनुराग जी कि एनडीए के घटक दल की मैच्योरिटी लेवल इतना कम है कि ये प्रोवोक करेंगे और कोई दूसरा प्रोवोक हो जाएगा? अरे भैया, ये भी याद रखिए ना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है, जिसका नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं। तो हमारी तो सारी पॉलिसीज वही हैं जो बिहार में चल रही है, वो केंद्र में चल रही है। लेकिन माफी के साथ कहना चाहूंगा कि इससे पहले जिस तरीके से नीतीश बाबू ने पाले बदले हैं, तो वो प्रोवोक होकर ही बदले हैं ना। अब देखिए, पाले बदलना उतलना वो सब इतिहास की बातें हो गई, उसके बारे में नीतीश जी बोल चुके, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए अभिषेक काफी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक साझा सरकार ऑलरेडी बिहार में चल रही है, पहले भी लगातार चलती रही है। विजन सबका एक ही है, बिहार का भी डेवलपमेंट और देश का भी डेवलपमेंट, और विजन और डेवलपमेंट के प्रतीक हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। तो बेकार की एक कयासबाजी, ये वो इधर उधर सूत्रों से ये खबर सूत्र, अब आप देखिएगा ये सब तब तक चलेगा जब तक शपथ नहीं हो रहा। परसों शपथ होगा, आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। नहीं, हमारा टॉपिक भले चेंज हो जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन का टॉपिक नहीं बदलेगा। अजय आलोक, ये आप देख लीजिएगा, मुझे उनके तेवर साफ नजर आ रहे हैं।
चलिए मैं जयंत जिज्ञासु का भी रुख कर लेता हूं। जयंत जिज्ञासु जी, शपथ होने दीजिए, इंडी में ही फूट होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इंडी में, चलिए इस पर भी बात करूंगा। जयंत जिज्ञासु जी, तेजस्वी यादव की भी मांग रही है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राथमिकता होनी चाहिए। नीतीश बाबू की भी, उन्होंने कहा सरकार कोई भी रहे हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सालों पुरानी लड़ाई है। सर, भौगोलिक स्थिति को देखते ये कैसे मुमकिन होगा? क्या आपको लगता है कि इस मांग को लेकर के प्रधानमंत्री थोड़ा असमंजस में होंगे और इसीलिए अंदर खाने से खबर है कि भाई झुकेंगे नहीं अगर कोई शर्त के तौर पर लादने की कोशिश करेगा इन मांगों को? तो अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं बिहार के बड़े पैमाने पर उन मताधिकारियों को जिन्होंने 1,01,74,000 वोट हमें दिए, सिर्फ राजद को, फिर कांग्रेस पार्टी को और हमारे गठबंधन को जी, तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इस बात के लिए देश भर के मताधिकारियों को कि लोकतंत्र में एक बार फिर से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया और इस सरकार को जवाबदेही के साथ चलाने के लिए ही यह जनादेश मिला है। लोक राज में लोक लाज जो गौण हो गया था पिछले 10 वर्षों में, मैं समझता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो जनता के प्रति जवाबदेह होगी। जहां तक विशेष राज्य की मांग की बात है, वह आप यह जानें कि इस देश में कई जगह क्षेत्रीय असंतुलन है और बिहार तो बाढ़ और सुखाड़ से बुरी तरह से प्रभावित सूबा रहा है। ऐसा कोई मानक नहीं है जिस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सके और वहां की स्थिति को देखते हुए उसको उसका उचित जो हक है वह न दिया जा सके। तेजस्वी जी ने यह भी कहा है कि हमने जो बिहार में 1931 के बाद देश का पहला सूबा बनाया, जहां पर जाति आधारित गणना हुई और नीति निर्माण के लिए 1250 करोड़ रुपए तुरंत हमने 64-66 रोजगार के लिए दे दिए। देश भर में अगर यह होता है कास्ट सेंसस, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी और हम उनके उत्थान के लिए साइंटिफिकली कलेक्टेड डेटा के मुताबिक काम कर सकेंगे। ठीक बात है, ये सब सुनने में जयंत जिज्ञासु अच्छा लगता है, लेकिन समीकरण अब बदल चुके हैं। चाचा पहले भतीजे के साथ थे, अब नहीं है। चाचा पहले इंडिया गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन अब नहीं है। अगर वो स्थितियां रहती तो शायद आप इस लड़ाई को खुद लड़ रहे होते आज केंद्र में बैठ करके, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं हैं। मैं अनुराग जी वही कह रहा हूं कि जो कहते थे कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आरक्षण है, बिहार में तो हमने 75% उसके कैप को बढ़ाकर किया। हमारी मांग है और ये नीतीश जी भी चाहते थे कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब चूंकि जनता ने जनता दल यूनाइटेड को 12 MP जिताकर दिया है, तो मैं यह अपेक्षा रखता हूं, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन, की बिहार के हितों की अनदेखी न हो सके, इसको सुनिश्चित नीतीश जी करेंगे। जहां तक साउथ में चंद्रबाबू नायडू की बात है, वो कोई आज के नेता नहीं है। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, उसके भी कन्वेनर वही थे। 1989 में VP सिंह जी के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, उसके कन्वेनर उनके ससुर NT रामाराव साहब थे। 2019 में अपने लिए वो ऐसी ही भूमिका चाहते थे। इस बार उन्हें यह ताकत वहां के लोगों ने दी। हम समझते हैं कि वो जो कहते थे कि बाकी सभी नेता मोदी से बेहतर हैं, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन स्थापित करने का काम वो करेंगे। और अग्निवीर तो ऐसे भी वाहियात योजना है, इसको तो खत्म तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि किसानों के बच्चे वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री जी 75 साल में कह रहे हैं कि हमको मौका तीसरी बार। और एक बात का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए कि संसदीय प्रक्रिया है लोकतंत्र में, नेता चुने जाते हैं, उसके पहले ही थर्ड टर्म की बात लाल किले से करने लगा। और अब 29 की बात अजय आलोक जी कर रहे थे। अरे नहीं, लम्हा भी जिसकी 10 तरस में, वही सदियों की तैयारी करे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता इस देश की, मैं समझता हूँ, विवेक के साथ वोट करती है और इस बार इनके अहंकार को एक तरह से आईना दिखाया है। जो लोग कभी गठबंधन के घटक दलों को सम्मान और तरजीह नहीं देते थे, आप देख लीजिए उनका चेहरा। दिन में 10 बार कोर्ट बदलने वाले एक ही कोर्ट में कल नजर आ रहे थे। हम चाहते हैं कि इस देश में शर्मो हया के साथ सरकार चले और सबके हितों का ख्याल रखे। किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति के खिलाफ कोई जहर न उगला जाए, इस बात का ख्याल सबको रखना। ठीक है, अजय आलोक आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, संक्षिप्त में दे दीजिए, फिर मैं ज्योत्सना का रुख करूंगा। नहीं, मैं जिज्ञासु जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं पूछता हूँ, इनकी जिज्ञासा तब नहीं जागी थी, अब नहीं जागती है, ये सोच के कि 4 से लेकर 14 तक लालू यादव केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, सबसे पावरफुल रहे UPA 1 में, 22 MP लेके, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दे दिया बिहार को? उस वक्त कहाँ गई थी जिज्ञासा? जब झारखंड का विभाजन हो रहा था, तो क्यों झारखंड को विभाजित होने दिया? जरा बताइए। ये सब चीज जब इतिहास में जाइएगा तो बहुत पन्ने खुलते हैं, फिर शर्म, हया, सब कुछ सामने आता है। बड़े भाई और दूसरी बात,
और दूसरी बात वक्तव्य नहीं होना चाहिए। मैं खत्म कर लूं? जी 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 जी, अरे मैं खत्म कर लूं? हाँ, मैं खत्म कर लेता हूँ। बोलिए। दूसरी बात ये कि मैंने 29 की बात इसलिए कही क्योंकि आज का भी जो जनादेश है वो एनडीए के फेवर में ही जनादेश है, और आज के भी सबसे पॉपुलर पसंद भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि आपका सारा घमंडिया मिलके भी 240 से नीचे अकेले बीजेपी से। एनडीए की तो बात भी छोड़ दीजिए। सो जनादेश तो हमारे ही पक्ष में है, लोग मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। तो कृपया करके अपने शब्दों को थोड़ा तौल के डालिए ना, अच्छा लगता है। अब तो चुनाव खत्म हो गया, कटुता से क्या बात करनी है, वास्तविकता की बात करें। वास्तविकता है कि आपको 4 मिले, वास्तविकता तो ये है ना कि आरजेडी को 4 मिले, तो ठीक है, राजनीतिक अर्थी को कांधा देने के लिए 4 भी काफी होते हैं। अनुराग जी, हम सीतामढ़ी हो, सारण हो, शिवहर हो, बेगूसराय हो, इन सारी जगहों पर हम बहुत कम अंतर से, 50,000 से कम के अंतर से हारे हैं। दूसरा, आपने कहा कि तब क्यों नहीं, अरे बिहार से तो अटल जी ने 1-2 मंत्री बनाए थे, सीपी ठाकुर, आपके नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, वो तो विशेष पैकेज देने के लिए राजी हो गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने गए थे नीतीश जी, और गांधी मैदान में आंचल फैलाकर राबड़ी जी ने कहा था कि इसको सुना जाए। अटल जी की सहमति थी, लेकिन एयरपोर्ट जाते जाते नीतीश जी ने कह दिया कि ऐसा कर देंगे तो सारा श्रेय तो राबड़ी जी देवी को चला जाएगा। बात आई गई हो गई। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, इन सब ने तो आपको क्लियर मेजोरिटी दिया। आपने, मैं साफ सब कह रहा हूं कि क्लियर मेजोरिटी दिया था इनके नेतृत्व में, लेकिन आपने के हिसाब से ये तो कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी दे रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने मना कर दिया क्योंकि क्रेडिट राबड़ी देवी ले जाती है। 20 सेकंड अनुराग जी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिन नेताओं के नेतृत्व में चुनाव जीता भाजपा ने, उन सबको परिदृश्य से गायब करा दिया। और आप तो मेजोरिटी अपने बूते लेकर नहीं है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनने के तीसरी बार इतनी उत्सुकता है, इतनी हड़बड़ाहट है कि अपनी बैठक का भी इंतजार नहीं किए। उत्सुकता से अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा होता तो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। ये बताइए, उत्सुकता प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनाती है, जनता का वोट प्रधानमंत्री बनाता है। अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही विशेष राज्य के दर्जा को रोका था। अटल बिहारी वाजपेयी तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया क्योंकि क्रेडिट राबड़ी देवी को चला जाता। उस समय के तमाम अखबारों में रिपोर्टिंग हुई है, देखा जा सकता है। नीतीश कुमार जी, अगर ये मैं जवाब दे दूं, नीतीश कुमार जी अगर क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स में विश्वास रखते तो कहां से कहां पहुंच जाते। अरे भाई, ये जो इंडिया अलायंस वाले अभी चिल्ला रहे हैं और एकजुटता का जो ढोंग प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं जवाब दे देता हूं। फिर कहां जनता उन्हें जहां पहुंचा देती है वहां पहुंच जाते हैं। और दूसरा, ये जो इंडिया अलायंस वाले आज इतना चिल्ला रहे, समन्वय की बात कर रहे हैं, सचमुच अगर किसी को क्रेडिट जाता है इनको एक साथ बैठा भी देने का, तो वो नीतीश कुमार जी को ही जाता है। और नीतीश कुमार जी ने कभी क्रेडिट की चिंता नहीं की है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, इसके लिए जो कीमत अदा करनी हो हमने हमेशा किया, आगे भी करेंगे। इनको बिहार से क्या मतलब है? जिन लोगों ने बिहार को जंगल राज बनाया, जिनकी वजह से बिहार की छवि इतनी धूमिल हुई, उन्हें भला बिहार की चिंता कहाँ होती है? इन्हें अपने राजनीतिक रोजगार की चिंता होती है। इन्हें बिहार के युवाओं के रोजगार की कोई चिंता नहीं होती है। जो काम पहले हुए थे कि नौकरियों 5 लाख नौकरियां बांट चुके हैं तेजस्वी यादव, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर बेरोजगार युवाओं की चिंता नहीं होती तो तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरियां बांटे होते क्या? अनुराग जी, इतना ही नहीं, आज इस देश को मनरेगा जैसी योजना देने वाले रघुवंश बाबू की जयंती है। रघुवंश बाबू यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मतलब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नौकरियां बांट देगा। अगर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नौकरियां बांट सकता तो 5 लाख क्यों बांटी? 50 लाख बांट देते। अब 1 करोड़ बांट रहे हैं ना देश में, आप 1 करोड़ बांट यादव को जाता है 5 लाख नौकरी बांटने का। जब उनको क्रेडिट जा रहा था तब आप क्यों नहीं बोले कि नीतीश बाबू का जगह पे आप लोग ढोंग मत करिए। पूरे चुनाव कैंपेन में वो इस बात का क्रेडिट लेते रहे, तब आपने विरोध नहीं किया। अभिषेक झा ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने वालों में से है। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, सवाल दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के हक में होता 5 लाख नौकरियां बांटना, तो वो 50 लाख क्यों नहीं बांटता? लेकिन पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान तेजस्वी यादव ये क्रेडिट लेते रहे, तब आपने नहीं रोका उनको। हमने तेजस्वी यादव जी की हमेशा पोल खोली है, हमने दर्शाया है। अरे पहले इनको शांत कराइए, वरना डिबेट में ये भी बोलते रहे, मैं भी बोलता रहूं, डिबेट आपका खराब हो जाएगा जी। मसला ये है कि तेजस्वी यादव जी में कोई क्षमता नहीं, उन्होंने सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश की है। क्रेडिट
अरे भाई आप चिल्ला रहे तो शांति करवाएंगे ना आपको। आप अपनी पाली में बोलिए, सवाल अगर मेरे लिए तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप लाट क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे एंकर जिनको अनुमति देते हैं वो बोलते हैं। अरे आपकी नजर में हम कुछ भी हो, अरे आपकी नजर से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे आपकी शब्दावली और आपकी भाव भंगिमा कैसी है वो जनता ने देख लिया है। बदतमीजी, अरे इनको शांत कराइए और नहीं तो डिबेट के बाहर करिए, नहीं तो डिबेट को भी के बाहर करिए। कहाँ से आप लोग भी पिताजी का चैनल है कि डिबेट से मसला ये है करा दिया जाएगा। अरे इतना सलीका और तमीज नहीं है आपको। तो आपके पिताजी का चैनल है, आपके पिताजी का चैनल है, आप अपनी पाली में बोलिए और भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। मत भूलिए, मत भूलिए, मत भूलिए। मैं चाहूँ अगर मैं दोनों ही मेरे सम्मानजनक उतर जाऊं तो आप कहीं हैं। देखिए पर्सनल मत होइए। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले ज्योत्सना का मैं रुख करूंगा। टीडीपी की स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। ज्योत्सना, खबर तो ये भी है कि लोकसभा स्पीकर के साथ साथ 5 मंत्रालयों की मांग रखी गई है, शर्त रखी गई है, और विशेष राज्य का दर्जा तो है ही। आज कांग्रेस ने भी मांग उठा दी कि क्या प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कहने पर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे? सबको नमस्कार। ये तो परिवार है, हम आपस में परिवार में बात कर रहे हैं कि क्या होना है, हमें क्या चाहिए, हमें वहां पे क्या जरूरत है, आंध्र प्रदेश राष्ट्र को क्या जरूरत है, किस तरीके के वहां पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। वहां पे हमें एक राजधानी की जरूरत है, हमें वहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये सब की बातें हो रहे हैं। और ऑब्वियसली सी जैसे बोलते हैं ना अनुराग जी, हमारे लिए तेलुगु देशम पार्टी के लिए लोकसभा स्पीकर ये कुछ भी नहीं आनी है। हम लोगों ने ये सब देख चुके हैं पहले भी। हम स्पीकर बन चुके हैं पहले भी। बालयोगी सर हमारे पार्टी की तरफ से स्पीकर थे और हमें मिनिस्ट्रियल ये भी थे, तो ये नया नहीं है। और नायडू जी इसके लिए कुछ भी यहाँ पे बार्गेन करने का जरूरत नहीं है। हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए काम करते हैं। आज के लिए आंध्र प्रदेश राष्ट्र में राजधानी नहीं है, हमें अमरावती को राजधानी खड़ा करना है। जो जगनमोहन रेड्डी ने पिछले 5 साल में उसको पूरा गिरा दिया है, उसको खड़ा करना है। हमें यहाँ की युवता को आज के तारीख में जॉब्स दिलाना है। वो हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। और जैसे मैं बोला अनुराग जी, हाँ स्पीकर हो या फिर मिनिस्टर्स हो, कुछ भी हो, हम एक परिवार है। परिवार में आपस में बात करेंगे, सलाह मशुरा करेंगे, बिल्कुल एक डिसीजन लेंगे। ठीक है ज्योत्सना जी, आपके ऑडियो और वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, इसे दुरुस्त करते फिर आपके पास आते हैं। यहाँ अजय आलोक ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा था कि 2024 में किस तरीके से नीतीश बाबू को अपने साथ लाना है या चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ लाना? क्योंकि देखिए आज वो किंग मेकर की भूमिका में है, आप माने ना माने, लेकिन अंदर खाने से ये खबर आ रही है और इंडिया गठबंधन भी ये कह रहा है कि भाई दबदबे की नहीं, अब दबाव की राजनीति यहां पर चलेगी नरेंद्र मोदी जी की। तो क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा था कि अंदर खाने आपको लग रहा था कि मैजिक फिगर नहीं आएगा, बीजेपी अपने दम पर नहीं ला पाएगी, तो ऐसे घटक दलों की जरूरत पड़ेगी? मुझे लगता है अनुराग जी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी आप इसे हमारी रणनीति का हिस्सा अगर मानते हैं तो शानदार रणनीति थी। अगर हमारी सोच का हिस्सा मानते हैं तो हमारी इतनी दूरगामी सोच है कि हम भविष्य के डिस्क्रिपेंसीज के लिए भी तैयार थे। सोच क्या है, 400 पार या फिर हम 272 से पीछे रह जाएंगे तो हम चंद्रबाबू नायडू को साथ में ले लेते हैं, या फिर हम वही कह रहा हूं। दूरगामी सोच कौन सी? कंटिजेंसी अगर आपकी ये सोच है तब तो कंटिजेंसी प्लान बहुत अच्छा हुआ ना हमारा, तो उसके लिए तो आपको हमारी पीठ ठोकनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए आप सबसे बड़ा बात समझिए, नीतीश कुमार सार्वजनिक जीवन में लगभग 45 से 50 सालों में है। एनडीए के साथ विभिन्न पदों पे काम किया, विभिन्न मंत्रालय केंद्र में संभाले, देश में बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। नरेंद्र मोदी 23 सालों से हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ये जानते हैं ये बेसिक कड़ी है एनडीए की। और एनडीए 3.0 मोदी सरकार में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, कोई बचने वाला नहीं है। गलतफहमी में मत आइए कि कोई बचा लेगा। और आप अभी बोल रहे थे कि प्रवोक करेंगे, ये इंडिया की रणनीति है, देख लीजिए कितना प्रवोकिंग हो रहा है और कितने हमारे सहयोगी इनकी बात सुनेंगे। कोई नहीं सुनने वाला है। सच्चाई तो ये है, इस चुनाव की कूट सच्चाई ये है कि राजनीतिक अफवाह फैलाकर आरक्षण पे एक नैरेटिव बनाकर ये लोग कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन ये मोदी की गारंटी है कि 1% आरक्षण न किसी का हटेगा न कम होगा। और डिलीवरी हमेशा आप तभी कर सकते हैं जब आप सत्ता में हो और आपकी नीयत अच्छी हो। मोदी जी सत्ता में है, डिलीवर करेंगे। और देखिएगा ये जो धुंध के बादल इन्होंने बिखराए ना इस चुनाव में, 6 महीने से साल भर के अंदर में सारा साफ हो जाएगा।
आप कह रहे हैं मोदी की क्योंकि जिस आदमी गारंटी की है नियत और और विपक्ष नीति कह रहा में है खोट मोदी नहीं की है। ही गारंटी नहीं है अब तो, क्योंकि जो घटक दल हैं अगर इनकी शर्तें नहीं मानी गई तो ये कभी भी छिटक सकते हैं। इनका इतिहास भी ऐसा रहा है। अगर इनकी इतिहास पे हम नजर डालें, हिस्ट्री पर, तो फिर ये बहुत तटस्थ रहे नहीं है कभी। देखिए, नीतीश जी हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, बीच में एक दो बार अलग हुए लेकिन फिर वापस आ गए। अपने सार्वजनिक मंचों से वो कह चुके हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का हिस्सा थे, कुछ समय के लिए अलग हुए, फिर हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ, हमने 6 सीटें आंध्रा में लड़ी, जीती। चंद्रबाबू नायडू जी को ऐतिहासिक जीत मिली है पवन कल्याण और हमारे साथ मिलके। तो ये सिर्फ देश का मसला नहीं, हम राज्य को भी देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश हमारे लिए बहुत जरूरी हिस्सा है। नई राजधानी बननी है, ठीक कहा उनकी प्रवक्ता ने, नई राजधानी बननी है, कई सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं, इतने सारे घोटाले हो गए हैं, आंध्रा ऑलरेडी वित्तीय कर्जे में है। तो एक राष्ट्र की तरह हमें आंध्र के प्रति निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है और बिहार उनके दिल में है। तो यहाँ पे दोनों राज्यों को आगे ले जाना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ये लेन देन बार्गेन, ये कोई सब्जी बाजार थोड़ी ना है, मंत्रिमंडल बन रहा है अनुराग जी। और परसों एक बार शपथ होगा, ये सब कयास खत्म। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई जब तेज होगी तब फिर हम लोग डिबेट करेंगे, जिज्ञासु जी बैठेंगे और फिर कहेंगे प्रधानमंत्री जी के 3 जवाएं जो इनके नेता कहते हैं, आईडी टीसीबीआई, फिर बोलिएगा आईडी टीसीबीआई। केसेस तो खत्म हुए नहीं है ना, केसेस तो अब स्पीडी ट्रायल में जाएंगे सबके, कोई नहीं बचेगा भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचेगा। अजय आलोक, लेकिन मैं अनिल यादव के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि आपने भ्रष्टाचारी कोई नहीं बचेगा ये कहा, तो ये साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के लोग ये मानते हैं कि चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं, नीतीश बाबू पर नहीं, चंद्रबाबू नायडू पर नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन जरूर कहते हैं बीजेपी को ये। मुस्कान जी, मैं तो कुछ और नहीं कहूंगा। बालिका गृह कांड बिहार को ये नैरेटिव चलाते चलाते देखिए इनके नंबर्स सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला बिहार का है नीतीश जी के कार्यकाल में। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के। राहुल गांधी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, आप सभी से माफी के साथ मैं ये सुनना चाहूंगा कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ, अच्छा इसी के कारण है ये। अच्छा ज्यादा लोग आ गए। ओके नहीं, देखिए आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है।
अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy. And this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको स्पष्ट तरीके से क्रोनोलॉजी समझ लिया है। बार बार गृह मंत्री कहते थे अब क्रोनोलॉजी समझिए। आज राहुल जी ने देश को, देखिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि कैसे चुनाव के नतीजे आने से पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने ये इशारा किया था कहते हुए कि 4 जून को परिणामों के बाद शेयर मार्केट में उछाल आएगा, लेकिन हकीकत ये है This is a clear indication to retail investors and others to buy stock. 19th May for the first time, and then repeatedly until the 28th May, the Prime Minister says that the stock market is going to break records on 4th June. Finally, साफ तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, वो तारीखें भी बता रहे हैं कि किन तारीखों को ये ऐलान किया गया कि 4 तारीख को 4 जून को नतीजे आने के बाद शेयर मार्केट में उछाल आएगा, रिकॉर्ड उछाल आएगा। और ये सुनने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, देश के तमाम निवेशकों ने
हजारों करोड़ रुपए शेयर बाजार में निवेश किए, लेकिन नतीजा उलट आने के बाद शेयर बाजार मुंह के बल गिरा और निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया डूब गया। लेकिन राहुल गांधी ने एक और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तमाम न्यूज चैनल्स ने फेक एग्जिट पोल दिखाए। मैं यहां पर साफ कर देना चाहता हूं कि केवल जी न्यूज एक ऐसा न्यूज चैनल था जिसने कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाया था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जिट पोल दिखाया था, जिसमें हमने एनडीए को 305 सीटें प्लस माइनस 10 दिखाई थी और 292 सीटें एनडीए की आई। तो आप ये कह सकते हैं कि जी न्यूज आपके विश्वास पर खरा उतरा और जी न्यूज उन न्यूज चैनल्स की फहरिस्त में नहीं है जो राहुल गांधी की लिस्ट में इस वक्त शामिल है। शुक्रिया राहुल जी। हाँ संजय। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि आपराधिक कृत्य है ये एक तरीके से, और इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वो मांग करते हैं और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर निवेशकों को ये इशारा क्यों किया गया गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की रैली में, उनके भाषण में, कि वो निवेश करें। This is a much broader issue. This is directly the Prime Minister of India, Home Minister, who are privy to data on actual election results, who have IB reports, who have their own data, who are advising retail investors to buy stock on the floor. This has never happened before. And by the way, the Prime Minister has never commented on stock market before this. This is the first time the Prime Minister has commented, very interestingly, and multiple times, one after the other, saying that stock market is going to boom, stock market is going to boom, stock market is going to boom. And at the same time, he has information that the exit polls are wrong. He has information that he knows what is going to happen because he has IB data and he also has his own party data. Anji Ravi. चैनलों ने मिलकर ये सब चीज किया है, जिस तरह से एग्जिट पोल करके लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से शेयर बाजार में सारा कुछ हुआ है, जी न्यूज ने भी इस मामले को उठाया है और बताया है। और आपके कहने का सीधा अर्थ है कि अडानी को इसका फायदा उठाने के लिए किया गया है? नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ है कि उसमें अडानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अडानी से बहुत बड़ी चीज है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। हाँ शेमिन। जी न्यूज के सवाल पर अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। हमारे संवाददाता रवि ने उनसे सवाल पूछा था और उसके जवाब में उन्होंने 30 लाख करोड़ के घाटे की बात कही। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी जांच होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को इससे पहले शेयर मार्केट की बात करते नहीं सुना गया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार शेयर मार्केट की बात कर रहे थे और 4 जून के नतीजों के बाद शेयर मार्केट में उछाल की बात कहकर वो निवेशकों को निवेश करने के संकेत दे रहे हैं। Involvement of the Prime Minister and the Home Minister. Yes. And whose money is it? Yes. Are you saying that is what I am saying. I am saying that people very high up in the BJP have carried out this scam. I am saying they had partners who carried out these exit polls. We would like to know if these exit polls were actually carried out, if people were actually sent out, and we'd also like to know the methodology of these polls. We'd like to understand who these investors are. We have some sense of who these investors are. So we are not just speaking out of the air.
we are confident that if an investigation is done, interesting things will be revealed, and we think the Prime Minister and Home Minister are directly involved in this. सिद्धार्थ, जांच होनी चाहिए जिनके शेयर बहुत अप करे, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और इनके शेयर उसके बाद में बीच में बेचे भी गए, उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए, आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि इन तीन लोगों ने कहा है, यह भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है, तो ये हम पता लगाना। इस बीच अजय आलोक का मैं रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजय आलोक, आपराधिक कृत्य बता रहे हैं इसे, और इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी और होम मिनिस्टर को, गृह मंत्री अमित शाह को। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने कभी पहले शेयर मार्केट की बात नहीं की थी, लेकिन अभी चुनाव प्रचार के दौरान वो ये कहकर निवेशकों को संकेत दे रहे थे कि निवेश करो, क्योंकि 4 जून के बाद, नतीजों के बाद शेयर मार्केट में रिकॉर्ड उछाल आएगा। ऐसा है कि जब मानसिक अवस्था ठीक नहीं हो ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से बचना चाहिए, मेरी सलाह है। और दूसरी बात, अगर स्टॉक बाजार के बारे में बात करते हैं तो जरा पता कर लें कि 4 को बाजार गिरा था, लेकिन 5 को रिकवर हो गया और आज तो तेजी है। लेकिन तब तक वो 20 लाख करोड़ के डूबे जाने की बात कर रहे हैं, और वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो 20 लाख करोड़ जो डूबे वो तो निकल गए ना, अगर बाजार रिकवर हुआ तो। अनुराग जी, इतना तो आप भी समझते हैं। जब ये आए कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो बाजार गिरा, और उसके बाद लगा कि एनडीए की सरकार बन रही है, बाजार रिकवर कर गया। लॉस किसको हुआ? अरे लुएरा का पूरा लॉस तो राहुल गांधी का है। उनको ये भी नहीं पता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, एमपीज ने ओथ नहीं लिया, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दिमाग में सटक गया है, मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपको कहा था ना चुनाव के रिजल्ट के पहले, अवसाद का प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, थोड़ा अस्पताल बेड बढ़ाने पड़ेंगे हमें, डिप्रेशन में लोग जाएंगे बहुत तेजी से। बहरहाल अजय आलोक अब इसे एक बड़ा स्कैम कहकर के इंडिया गठबंधन जनता के बीच भी लाएगा। हाँ, बिल्कुल लाए ना, बिल्कुल लाए। हम तो कह रहे हैं, रोज दिन शेयर मार्केट बढ़ते जा रहा है, शपथ के बाद शेयर मार्केट में बूम। अनिल यादव कुछ कह रहे हैं, एक आखिरी कमेंट उनका और ले लेता हूं। अनिल यादव, देखिए, बेशर्मी की हद यही होती है कि आम जनता का 30 लाख करोड़ रुपए डूबा है और राहुल गांधी उसकी आवाज उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनका कौन आम जनता का 20 लाख करोड़ डूब गया? कहां डूब गया? सारा शेयर मार्केट रिकवर कर चुका है, तेजी आ चुकी है। सुन लीजिए, सुन लो भाई, अरे सुन लीजिए, एक दिन में बिना तथ्य के बात बोलते हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, जेपीसी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अनिल जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने 2000 करोड़ रुपए के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए, जेपीसी आप मांग कर रहे हैं किया, उसको भी आपने ये इंटेलिजेंट आदमी करेगा। ये कहीं ना जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को डुबाना चाहते हैं राहुल गांधी। खत्म हो गया। ये बोल और आप मामला दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। 30 लाख करोड़ निवेशकों का डूबा, ये राहुल गांधी का कहना है, और उनका कहना है कि हम जेपीसी की मांग करते हैं। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोषी हैं। जबकि उनके प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि एक दिन मार्केट गिरा, लेकिन 5 जून को मार्केट रिकवर भी कर गया, जब उसे यह विश्वास हो गया कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। बहरहाल आज ताल ठोक के में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे।